हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हम एक बहुत बड़ा टॉपिक यूज करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में। जी हाँ, काफी सारी आईटी कंपनी जो फोटोशॉप या एडोब फोटोशॉप का जो यूज करती है वो बेसिकली वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए यूज करती है। यानी कि जो आप google.com, twitter.com, facebook.com, amazon.com या फिर जो आप YouTube देख रहे हैं youtube.com, ये सारी की सारी वेबसाइट है। और इन वेबसाइट की पहले बनती है डिजाइन और उसके बाद डेवलपर जो है उसको डेवलपमेंट लेते हैं। तो हर डेवलपर को एक डिजाइन दी जाती है, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं। यानी वेबसाइट डिजाइनिंग का पूरा टॉपिक हम फोटोशॉप में कैसे बनता है वो डिस्कस करेंगे और लेटर ऑन हम इसमें प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे। तो आज इसका कंबाइंड एक ओवरव्यू पार्ट है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जो आपको आगे प्रैक्टिकल में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ध्यान से इसके बारे में देखना, ताकि आपको हर छोटी और बारीक चीज का ध्यान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं, आप बेसिकली उसकी एक साइज होती है, ऑब्वियसली विड्थ और हाइट होती है, और उसको आप फीचर स्टिक अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो ऐड ऑन करते जाते हैं। फाइन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो विड्थ दे रहे हैं अब अपनी पीएचडी की, पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं वेबसाइट डिजाइन पार्ट 1, ताकि आपको आइडिया लगे कि इसके बारे में और भी वीडियोस हैं। अब बात करते हैं विड्थ की। तो जो हमने लिया 1400, हाइट लिया हमने 2000, रिजोल्यूशन लिया हमने 72, और कलर कोड जो है वो है RGB, और व्हाइट बैकग्राउंड हमने यहाँ पे लिया है। और अब हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। अब ये जो रिजोल्यूशन है या फिर ये जो विड्थ है, वो सब हम किस कॉन्सेप्ट पे, किस बात पे आएंगे उसकी भी बात करते हैं। ध्यान रखिए, इस पूरी सीरीज में, यानी कि एडोब फोटोशॉप नहीं, यानी कि एडोब फोटोशॉप के अंदर जो हम वेबसाइट डिजाइनिंग की पूरी सीरीज लेने वाले हैं, उनमें हम 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट रहेगा आपकी स्क्रीन। जी हाँ, जितनी भी आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन अगर बात कर लीजिए, लैपटॉप की स्क्रीन की बात कर लीजिए, उसकी एक साइज होती है पिक्सल के अंदर, उस पर भी हम बात करेंगे। और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज के लिए नहीं बनाएंगे डिजाइन, आप बनाएंगे छोटे से मोबाइल के लिए भी और एक बड़ी एप्पल टीवी के लिए भी। यानी पूरी सीरीज जो रेंज रहती है छोटे मोबाइल से लेके बड़ी एप्पल टीवी तक, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट की डिजाइन बनाएंगे, ताकि आपका जो क्लाइंट है या उसकी जो वेबसाइट है वो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग कंपेटिबल है। तो आपकी डिजाइन तो बनेगी एक, लेकिन वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि वो स्क्रीन कंपेटिबल होगी, यानी किसी भी स्क्रीन में वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और उसका लुक कहीं पे भी खराब नहीं लगेगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे स्क्रीन कंपेटिबिलिटी। सेकंड पे हम जाएंगे हमारे डेवलपर्स। जी हाँ, आईटी कंपनी में कोई एक बंदा काम नहीं करता है, या फिर आप अगर किसी के लिए बनाते तो एक बंदा काम नहीं करता, एक पूरी टीम होती है। और टीम में जरा सा भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आगे कंटिन्यू रहती है। तो जो भी डेवलपर्स होते हैं हमारे, जो आपकी डिजाइन को लेके उसको HTML CSS में जो कन्वर्ट करते हैं, उन डेवलपर के लिए भी आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली स्मूथ होनी चाहिए, यानी उनको बहुत ज्यादा कोडिंग करने की नीड ना पड़े। कई बार ऐसा होता है हम डिजाइन बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उस अच्छी डिजाइन के चक्कर में डेवलपर्स को इतनी कोडिंग करनी पड़ जाती है कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस हो जाती है डाउन। तो वो कॉन्सेप्ट हम नहीं लेंगे। हम लेंगे कि हम डिजाइन ही ऐसी बनाए कि जो डेवलपर है आपका, वो एक स्मूथ और रिलायबल वेबसाइट बना सके और उनको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े। इवन डेवलपर नहीं, आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट को भी दे रहे हैं, हो सकता है वो डेवलप करे या वो किसी से कराए, तो वो ऐसी डिजाइन नहीं चाहेंगे जिससे उनकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन हो। तो हम डेवलपर का भी और उनके जो प्रोग्रामिंग जिस तरीके का वो पैटर्न यूज करते हैं उसका भी हम साथ में ध्यान रखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट स्क्रीन कंपेटिबल। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेंगे, डेवलपर को ध्यान में रखें कि डेवलपर को कोई भी तरह की प्रॉब्लम या फिर ज्यादा उनको कोडिंग ना करनी पड़े, ऐसी डिजाइन की बात करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आएंगे क्रिएटिविटी और गुड लुकिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नहीं रहेगा तो आपकी वेबसाइट की डिजाइन का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो हम क्रिएटिविटी और गुड लुकिंग पे भी बात करेंगे। तो इन 3 कॉन्सेप्ट पे ये पूरी वेबसाइट की जो डिजाइन की सीरीज है वो डिपेंडेंट है। उसके अलावा लेटर ऑन हम आगे आगे वायर फ्रेम और मॉकअप सीन की भी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम बात करें स्क्रीन कंपेटिबल पहला कॉन्सेप्ट। तो जितने भी ज्यादा, अभी हमने क्या साइज ली है, 1400 पिक्सल साइज ली, यानी 1400 पिक्सल विड्थ ली है। हाइट की अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हाइट आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं
कि आप जो हाइट ले रहे हैं वो एक फिक्स पैटर्न हो गया कि 2000 ही लो, 3000 लो। आजकल वन पेज वेबसाइट बनती है तो काफी लंबी वेबसाइट भी बन जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम किस में आती है? विड्थ में, क्योंकि हम कभी भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पसंद नहीं करते वेबसाइट के ऊपर। तो जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उनके अगर हम रेज़ोल्यूशन की बात करें, वो हम लेते हैं स्टैंडर्डली 1400 पिक्सल। क्यों? क्योंकि आपकी जो 80% या 70 टू 80% अगर स्क्रीन्स की बात करें लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन की, तो ज़्यादातर वो होती है 1366 पिक्सल, यानी 1366 पिक्सल, 1366 पिक्सल। तो ये जो साइज़ होती है वो 70 टू 80% आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन कवर करती है, यानी ज़्यादातर स्क्रीन इसी साइज़ में होती है। तो इसी को रेफरेंस लेते हुए हम क्या करते हैं, जो भी वेबसाइट की डिज़ाइन बनाते हैं या फिर जो वेबसाइट का जो मॉकअप बनाएँगे इन फ्यूचर या कुछ भी करते हैं, वो सब हम किसके को बेस पे करते हैं, 1400 पिक्सल पे, यानी स्टैंडर्डली हम उसकी साइज़ 1400 पिक्सल तक सेट रखते हैं, यानी उसको लेके हम पूरी वेबसाइट की डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ़ इसी के लिए बना रहे हैं। अगर आप बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल की मिनिमम साइज़ आती है 370 पिक्सल, और अगर बात करें डेस्कटॉप में भी, तो डेस्कटॉप में 1400 के बाद 1600 पिक्सल की आती है। 1920 पिक्सल के रेज़ोल्यूशन जो फुल एचडी स्क्रीन्स होती है उनके आते हैं। 2400 पिक्सेल्स की यानी 2400 पिक्सल की भी साइज़ आती है, और बड़ी अगर एप्पल टीवी की बात करूँ तो 3600 पिक्सल की भी साइज़ होती है। तो हम ऐसी डिज़ाइन नहीं बनाएँगे जो इस रेंज में कहीं भी कॉम्प्लेक्स करे या फिर प्रॉपर्ली सेट ना बैठे। डिज़ाइन हम एक ही बनाएँगे, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड साइज़ होगी वो 1400 रखेंगे, लेकिन वो बनाएँगे इस तरीके से कि वो अगर मोबाइल में भी अगर डेवलपर उसको रेस्पॉन्सिव करे, या बड़ी टीवी के लिए भी अगर उसको रेस्पॉन्सिव करे, तो उसको ज़्यादा प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े, यानी उनको कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। तो वैसे तो ज़्यादातर स्क्रीन आपकी 1920 तक आके सिमट जाती है, लेकिन कई सारे बिज़नेस पर्सन होते हैं, आईटी हेड्स होते हैं, या फिर कह दीजिए कि प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बड़ी एप्पल टीवी में भी काम करते हैं। तो हमें हर यूज़र के लिए बनाना है, ना कि सिंगल यूज़र के लिए या अपने लिए। तो हमें हर यूज़र को ध्यान में रख के बनाना पड़ता है, इसलिए हम 3600 पिक्सल से लेके 370 पिक्सल तक हर स्क्रीन का ध्यान में रख के डिज़ाइन बनाएँगे। बट स्टैंडर्डली डिज़ाइन एक ही बनेगी जिसकी साइज़ रखेंगे विड्थ वाइज़ 1400 पिक्सल। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि हमने ये 1400 पिक्सल क्यों ली। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया साइज़ का। अब जब भी आप साइज़ बनाते हैं, यानी वेबसाइट जो भी बनाते हैं, उसकी ओवरऑल डिज़ाइन तो आपने 1400 ले ली, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी जो विड्थ होती है, विड्थ तो आपने फिक्स रख ली, आपकी जो हाइट होती है, वो हाइट आपको कम या ज़्यादा करनी पड़ जाती है। वो कैसे? उसको हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक शेप लेंगे। शेप टूल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो डिटेल में आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। शेप में हमने लिया जितनी अपनी पीएचडी है, उसी पीएचडी की साइज़ की हमने क्या किया, एक शेप ले लिया, ताकि हम कैनवास साइज़ की बात कर सकें। अब सपोज़ करिए कैनवास साइज़ ज़रूरी नहीं कि वेबसाइट के डिज़ाइन में काम आए। इन फ्यूचर आप बैनर बना रहे हैं, एंड्रॉइड आईफ़ोन एप्लीकेशन की डिज़ाइन बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन बना रहे हैं या लोगो बना रहे हैं, तो आपको कैनवास साइज़ चेंज करनी पड़ सकती है। अब कैनवास साइज़ क्या है? जो पीएचडी की आपने साइज़ दी है, ये 1400 बाय 2000 जो अभी हमने दी है, ये उसकी कैनवास साइज़ हो गई। तो मुझे कैनवास साइज़ कम या ज़्यादा करनी पड़ सकती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ओके, वेबसाइट डिजाइनिंग केस में विड्थ फिक्स हो गई, लेकिन हाइट में भी कम ज़्यादा करनी पड़ सके। हो सकता है कंटेंट और ऐड ऑन हो जाए तो मुझे वेबसाइट की साइज़ बढ़ानी पड़े। हो सकता है कंटेंट फिक्स हो गया और मुझे 2000 की जो साइज़ मैंने अभी बनाई है, वो ज़्यादा हो गई, तो उसको मुझे कम भी करना पड़ सकता है। तो कैनवास साइज़ मुझे कम या ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करते हैं। कंट्रोल और सी में आप देखेंगे विड्थ है, एक पॉपअप ओपन हो गया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, उसकी एक विड्थ आपको यहाँ पे शो कर रहा है, एक आपको हाइट शो कर रहा है और यहाँ पे कुछ एंकर शो कर रहा है। ओके, तो इसी पे आते हैं। सपोज करिए कि मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ अभी 2000। जरूरी नहीं है वेबसाइट डिजाइनिंग केस में, बट कैनवास साइज कम ज्यादा करने का कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए मैं इसको भी साथ में ले रहा हूँ। तो 2000 की मैंने विड्थ ली और मैं हाइट कर रहा हूँ 2500 की, लेकिन मैं इन एंकर्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ। फाइन, विड्थ मैंने ले ली, हाइट मैंने ले ली, लेकिन एंकर्स को मैंने चेंज नहीं किया, और अब मैं प्रेस कर रहा हूँ ओके। तो जैसे ही मैंने विड्थ और हाइट मैंने बढ़ाई, तो आप नोटिस करेंगे जैसे 1400 की विड्थ थी और अपन ने विड्थ की 2000, तो 600 का डिफरेंस जो आया,
तो 300 पिक्सल का लेफ्ट से इंक्रीज हो गया और 300 पिक्सल का राइट से इंक्रीज हो गया, यानी ओवरऑल जो उसकी विड्थ हो गई वो बड़ी हो गई दोनों तरफ से। और हमने 2500 यानी 2000 की जो हाइट थी उसकी 2500 उसको कर दिया, तो 250 पिक्सल का ऊपर से 250 पिक्सल का नीचे से, यानी टॉप से और बॉटम से उसकी हाइट भी बढ़ गई। लेकिन वो कब बढ़ी, जब आपने एंकर्स को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। यानी कि अगर इन फ्यूचर आपको कैनवास साइज कम करनी हो या ज्यादा करनी हो और आप एंकर्स को छेड़छाड़ नहीं करते, यानी एंकर्स को जो ये एरोज आ रहे हैं, ये एरोस या एंकर्स जो आ रहे हैं, इनको अगर आप कुछ भी नहीं छेड़ते हैं तो आपकी जो विड्थ होगी वो दोनों तरफ से कम ज्यादा होगी और आपकी जो हाइट होगी वो भी दोनों तरफ से कम ज्यादा होगी, जैसे ही आपने साइज दिया। फाइन। तो एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, अगेन आते हैं कैनवास साइज पे। अब कई बार क्या होता है कि मेरी पीएचडी मान लो इतनी बड़ी हो गई कि 2000 की साइज मुझे कम पड़ गई। मैं चाहता हूं कि मैं 2500 इसको और कर दूं, यानी 500 पिक्सल और हाइट बढ़ा दूं, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं बॉटम से, क्योंकि टॉप से मैं स्टार्ट कर चुका हूं। अब मुझे बॉटम से उसकी जो साइज है वो बढ़ानी है। तो मैंने हाइट तो बढ़ा दी, अब मुझे क्योंकि बॉटम से साइज बनानी है तो मैं टॉप एंकर यानी टॉप एरो को यहाँ पे क्लिक करूंगा और कर दूंगा ओके। ठीक है, यानी बॉटम साइड बढ़ानी है तो टॉप एंकर को क्लिक करूंगा। सेम कॉन्सेप्ट कंट्रोल ऑल्ट सी करेंगे, और अगर मुझे इस बार टॉप से हाइट बढ़ानी है तो मैं बॉटम एंकर को क्लिक करूंगा, यानी जस्ट अपोजिट चल रहा है। टॉप से हाइट बढ़ानी है तो बॉटम एंकर को क्लिक करना है, बॉटम साइड बढ़ानी है तो टॉप एंकर को क्लिक करना है। तो आप देखेंगे इस बार टॉप साइड बढ़ी क्योंकि हमने क्लिक किया था बॉटम एंकर को। सेम विड्थ के केस में काम चल रहा है। कैनवास साइज में जाएंगे, अब मैंने 1400 को कर दिया 2000। अब मुझे बढ़ानी है लेफ्ट से विड्थ, तो मैं राइट एंकर को क्लिक करूंगा और मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे यहां से साइज बढ़ गई। कंट्रोल ऑल्ट सी किया, इस बार मैंने किया 2500 विड्थ बढ़ाई है, और इस बार मुझे राइट से विड्थ बढ़ानी है तो मैं लेफ्ट एंकर को क्लिक करूंगा और ओके कर दिया। तो आप इस बार देखेंगे राइट से विड्थ बढ़ गई। यानी ओवरऑल अगर बात करें, विड्थ बढ़ा रहे हैं, कम या ज्यादा कर रहे हैं, और अगर आपने लेफ्ट एंकर को क्लिक किया तो वो जो डिफरेंस आएगा वो राइट से आएगा, और अगर आपने राइट एंकर को क्लिक किया तो जो डिफरेंस आएगा वो लेफ्ट से आएगा। सेम केस हाइट में आता है कि अगर आप टॉप से अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो बॉटम एंकर को क्लिक करना पड़ेगा, और बॉटम से बढ़ा रहे हैं तो टॉप एंकर को क्लिक करना पड़ेगा, यानी जस्ट अपोजिट आपको एंकर पे क्लिक करना पड़ेगा। उससे आपकी जो कैनवास साइज यानी पीएचडी की ओवरऑल साइज है वो कम या ज्यादा हो सकती है। शॉर्टकट है इसका कंट्रोल ऑल्ट सी, सी फॉर कैट। तो ये आप कैनवास साइज को कम या ज्यादा कर सकते। तो ये हमारी पीएचडी हो गई, जिसकी साइज हमने ली थी 1400 विथ में और हाइट में ली थी 2000। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं हाइट को कम या ज्यादा करूंगा, लेकिन विथ को मैं नहीं छेड़ूंगा। तो पहली चीज हमने बात की कि हम किन 3 कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे, वो बात हो गई। दूसरी अभी हमने बात की कैनवास साइज की। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी, कुछ हद तक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू की, और भी लेटर ऑन एड ऑन करेंगे, लेकिन उसका एक पॉइंट पे हम आते हैं। उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। अभी सपोज करिए हम यहाँ पे क्रोम ओपन कर रहे हैं, और क्रोम पे हमने 2 बड़ी वेबसाइट को हमने ध्यान में रखा, अमेजन और फ्लिपकार्ट। इनको क्यों रखा, क्योंकि इनमें प्रोडक्ट्स और कंटेंट भी ज्यादा है, प्लस साथ में ये जो वेबसाइट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी करती है। तो हमारे पास एक वेबसाइट है amazon.in, दूसरी वेबसाइट है flipkart.com। तो ये हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल है। अब क्या होता है कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं, अभी हमने जैसे बात की थी कि हम छोटे मोबाइल के लिए भी ध्यान रखेंगे और बड़ी एप्पल टीवी के लिए भी ध्यान रखेंगे। तो उस केस में हमें ये देखना होता है कि जो आपका डेटा है वो किस तरीके से मैनेज होता है। अगर आप नोटिस करें, अभी ये पूरी प्रॉपर विड्थ में कवर्ड हो रही है। अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस माइनस करता हूं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, हालांकि ये साइज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये जस्ट फॉर मैं रेफरेंस के ले रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे। आप नोटिस करेंगे कि इसका जो मेन कंटेंट पार्ट है, यानी कि इसके प्रोडक्ट की बात कर दो, स्लाइडर की बात कर दो, मेन्यू जिसको नेविगेशन भी कहा जाता है, नेविगेशन की बात कर लो, ये सब एक प्रॉपर फिक्स विड्थ के अंदर आ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे प्रॉपर एक फिक्स विड्थ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फाइन। लेकिन जो रिमेनिंग हिस्सा है वो बैकग्राउंड कलर से इन्होंने कवर कर रखा है। तो बड़ी स्क्रीन होगी तो आपका कंटेंट तो एक पैटर्न में आएगा, यानी डेटा पूरा आएगा, और जो रिमेनिंग हिस्सा होगा वो बैकग्राउंड कलर से कवर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट अमेजन की बात करें तो अमेजन ने भी अपना मेन जो कंटेंट है, यानी जो अपने प्रोडक्ट है, स्लाइडर कह दीजिए या कैटेगरीज कह दीजिए, ऑफर कह दीजिए,
या प्रोडक्ट की रेंज कह दीजिए, ये सब अगर आप नोटिस करें एक फिक्स विड्थ में चल रही है। मैं थोड़ा और ज़ूम इन कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक फिक्स विड्थ में चल रही है। ऊपर वाला टैब की बात नहीं कर रहे मैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करें, ये सब एक फिक्स पैटर्न में, फिक्स विड्थ के अंदर चल रही है। इस फिक्स विड्थ को कहा जाता है टेक्निकल टर्म में कंटेनर। जी, कंटेनर क्यों कहा जाता है? मतलब कंटेनर ये इसको कहा जाता है, फाइन। तो जितनी भी आप वेबसाइट की डिज़ाइन बनाते हैं, हालाँकि आप फुल विड्थ वेबसाइट की डिज़ाइन भी बनती है आजकल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोडक्टिविटी या फिर कई सारी वेबसाइट्स की अगर हम बात करें, बेस्ट या फिर कहें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये माना जाता है कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है, यानी जो डेटा है, एक्चुअल डेटा जो एंड यूज़र जो आपका वेबसाइट को यूज़ कर रहा है या उसको देख रहा है, उसको हम एंड यूज़र कहेंगे। तो जो आपका एंड यूज़र है, उसका जो डेटा जो वो देख रहा है, वो डेटा जो आना चाहिए कंटेनर यानी फिक्स विड्थ के अंदर आना चाहिए। वो फिक्स विड्थ क्या होगी वो भी बात करेंगे। उसमें आना चाहिए ताकि बड़ी एप्पल टीवी भी हो, तो आपका डेटा वो फिक्स पैटर्न में आए और जो रिमेनिंग हिस्सा है वो बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेजेस से हम उसको इस तरह से कवर कर लें कि आपकी वेबसाइट का लुक भी बहुत प्यारा लग जाए और आपके जो डेवलपर है उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो पाए। अगर आप नोटिस करेंगे तो फ्लिपकार्ट ने तो ओवरऑल पूरा ही कॉन्सेप्ट फिक्स विड्थ में लिया है। अमेज़न ने ये टॉप का जो मेन्यू है वो 100% विड्थ में यानी पूरी स्क्रीन में कवर करके लिया है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो मोबाइल में आएगा तो ये नेविगेशन काम आएगा नहीं और बड़े टीवी में भी उन्होंने इस तरीके से ऑब्वियसली डिज़ाइन कर रखा होगा तो फुल विड्थ में इन्होंने ले लिया होगा। बट ज़्यादातर केसेस में अगर हम बात करें या ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें, तो बेस्ट रहेगा कि आपका जो डेटा है वो फिक्स विड्थ के अंदर यानी कि कंटेनर के अंदर है। तो वो चीज़ की हम बात करेंगे। अब कंटेनर की अगर बात करें तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? कंटेनर की बेसिकली साइज़ होती है 1200 पिक्सल, यानी कि अगर हम बात करें पूरी पीएचडी की बात करें, पूरी पीएचडी की अगर साइज़ की बात करें, हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर पूरी पीएचडी की अगर हम बात करें, तो उसकी जो साइज़ रहेगी, वो 1400 पिक्सल रहेगी, यानी आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग 1366 भी आप ले सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपकी उसकी स्टैंडर्ड साइज़ रहेगी, पूरी पीएचडी की बात हो रही है। लेकिन अगर आप बात करें कंटेनर की, तो कंटेनर की जो साइज़ रहेगी, वो रहेगी 1200 पिक्सल। अब ये क्यों है? जितने भी अगर मैं सीआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत पहले डेस्कटॉप आते थे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी जो स्क्रीन की साइज़ फिक्स होती थी 1000 पिक्सल। तो 1000 पिक्सल में ही पहले वेबसाइट को ध्यान में रख के बनाया जाता था, लेकिन आजकल एलसीडी के बाद एलईडी आ गई है और अब तो ओएलईडी और भी कई सारे स्क्रीन्स आ गई है। तो इनकी जो डेस्कटॉप की मिनिमम जो साइज़ मानी गई, वो 1200 पिक्सल मानी गई। 1200 पिक्सल साइज़ से जितनी भी स्क्रीन्स आती है, कम आती है, उन सबको मोबाइल डिज़ाइन में कंसिडर किया गया है। यानी अगर मैं आईपैड की बात करूँ, उसकी साइज़ रहती है 1040 पिक्सल, लैंडस्केप मोड जो उसका होता है, वो रहती है। तो उसमें भी मोबाइल डिज़ाइन शो होती है, यानी मोबाइल की जो आपके डेस्कटॉप के इस डिज़ाइन को मोबाइल रेस्पॉन्सिव डेवलपर इस तरीके से करता है कि वो थोड़ा ऐप की तरह लुक आए। वो अगर बात करें, तो वो 1040 है आईपैड की। तो जो आपके डेस्कटॉप है, उनकी मिनिमम जो साइज़ मानी गई है, वो है 1200 पिक्सल। और उसके अलावा जो आपका डेवलपर होता है, यानी डेवलपर जब भी वेबसाइट डिज़ाइन को, जो आपको डिज़ाइन आपने दी उसको जब कन्वर्ट करता है एचटीएमएल सीएसएस में, तो ज़्यादातर डेवलपर बूटस्ट्रैप या फिर W3 सीएसएस यूज़ लेते हैं और बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर साइज़ है वो रहती है 1200 पिक्सल। तो वो भी एक रीज़न हो गया। उसके अलावा मिनिमम डेस्कटॉप की जो साइज़ मानी गई है वो 1200 पिक्सल मानी गई, यानी हमें जो भी डिज़ाइन बनानी है, वो कंटेनर को ध्यान में रख के बनानी है और कंटेनर की जो साइज़ है वो है 1200 पिक्सल। तो जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं, तो आप रूलर की हेल्प से, वैसे रूलर ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, फिर भी हम दोबारा एक बार छोटा-सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। रूलर जो है, उनकी हेल्प से आप उसको प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल आर से आपकी ये रूलर जो है, टॉप और लेफ्ट वाले, वो शो भी हो जाते हैं और हाइड भी हो जाते हैं। तो कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है। अब मैं चाहता हूँ ये 1400 पिक्सल की जो साइज़ है, उसमें मैं रूलर की हेल्प से उनमें 1200 पिक्सल का एक पैटर्न, मतलब एक गाइडलाइन सेट कर दूँ या ग्रिड लाइन कह दीजिए, वो सेट कर लूँ। तो मैंने रूलर लिया, मूव टूल यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर्ली इसको एडजस्ट कर पाएँ और मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल का जो गैप है, लेफ्ट से ले लिया और 100 पिक्सल का जो गैप है मैंने राइट से ले लिया। फाइन।
तो जो लेफ्ट और राइट का मैंने जो ले लिया कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पे अब दोनों तरफ से 100 पिक्सल का मेरे पास गैप है, यानी ये जो इनर गैप, इनर जो पार्ट है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो मेरा 1200 पिक्सल है। फाइन। तो अब मेरी जो वेबसाइट की डिजाइन बनेगी, या फिर ये कहे कि मेरे वेबसाइट का जो मेन कंटेंट आएगा वो इस 1200 पिक्सल के अंदर अंदर रहेगा। ठीक है, बाकी हिस्से को मैं बैकग्राउंड कलर से या बैकग्राउंड इमेज से हम इसको कवर करेंगे। ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है कलर, लेकिन फिर भी हम बैकग्राउंड इमेज भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम आगे जैसे डिजाइन बनाते रहेंगे वैसे हम उसको और डिस्कस करते रहेंगे या फिर डिटेल में बात करते रहेंगे। अभी ये बात करते हैं कि ओवरऑल वेबसाइट की डिजाइन की बात करूं तो 1400 फुल विड्थ, और कंटेनर की बात करूं तो 1200 पिक्सल इसकी विड्थ की बात आ जाती है। फाइन। लेकिन एक और पॉइंट आ जाता है, वो पॉइंट क्या आ जाता है, मान लेता हूं कि ये जो डेस्कटॉप अभी आप यहाँ पे अभी नोटिस कर रहे हैं इसकी साइज 1200 पिक्सल है। हालांकि ये 1366 की वेबसाइट है, बट एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट और अमेजन ने हालांकि दोनों ने मिनिमम जो साइज रखी है वो 1366 को कंसिडर करके रखी है कि 1366 या 1400 की स्क्रीन जो है उसमें फुल विड्थ में आए, और उससे बड़े जो भी आते हैं बड़ी साइज की जैसे एप्पल टीवी, फिर कंटेनर कॉन्सेप्ट शुरू हो जाए। तो वो डेवलपर का काम है, वो उनके ऊपर है। बट अगर मैं बात करूं 1200 पिक्सल अगर होती तो 1366 में हमने डिजाइन बनाई, 1200 में जो रिमेनिंग हिस्सा है वो कट हो जाता है, ये वाला और ये वाला हिस्सा अपने आप कट हो जाता है, और पूरी पूरी 1200 की वेबसाइट की जो डिजाइन होती है वो दिखती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम सबको एकदम फिक्स चिपका कर अगर इस कंटेंट की बात करें, प्रोडक्ट की या फिर स्लाइडर की एकदम चिपका के रखेंगे, तो ऑब्वियसली जो स्क्रीन से चिपका वो थोड़ा ऑड लगे, यानी एकदम बॉर्डर से टच होता हुआ अगर डिजाइन होगी तो बहुत ही ऑड डिजाइन लगेगी। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जितनी भी डिजाइन्स हैं उनमें एक छोटा सा गैप दे देते हैं लेफ्ट और राइट से 1200 के। जैसे अगर आप इसको नोटिस करें तो आप देखेंगे लेफ्ट और राइट से एक गैप आ रहा है व्हाइट कलर का, दिख रहे हैं ये जितने भी प्रोडक्ट हैं। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो आप नोटिस करेंगे ये गैप है, यहाँ पे भी ऊपर भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक गैप आ रहा है। तो एकदम जो स्क्रीन है उससे एकदम टच होके हमारा कंटेंट नहीं दिख रहा है। तो हम अब 1200 पिक्सल में भी क्या करेंगे, लेफ्ट से 15 पिक्सल और राइट से 15 पिक्सल का गैप दे देंगे। तो जो भी डेटा आएगा वो आपकी जो 1200 पिक्सल की अगर बाई चांस स्क्रीन में कोई खोलता है तो उसमें एकदम कॉर्नर से टच होता हुआ हमारा कंटेंट नहीं दिखेगा। तो वेबसाइट का जो लुक है वो हल्का सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाएगा, नहीं थोड़ा और अच्छा लुक लगेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट से 15 पिक्सल का गैप और राइट से 15 पिक्सल का गैप लेते हैं। अब वो चाहे तो आप रूलर की हेल्प से ले सकते हैं, अब आप चाहे तो मार्क्यू टूल की हेल्प से ले सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है। रूलर से अभी हमने देख लिया था कैसे करते हैं। एक और ऑप्शन रहता है, जैसे कि अगर मैं लेफ्ट से 15 और राइट से 15 पिक्सल कम करूं 1200 के अंदर, तो रिमेनिंग साइज बचती है 1170 पिक्सल। तो 1170 पिक्सल का मैंने एक शेप टूल लिया, उसको मैंने सेंटर किया, और अब जाके मैं रूलर की हेल्प से इसको प्रॉपरली अलाइन कर दूंगा, यानी कि ग्रिड लाइन मैंने इसको सेट कर दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है मार्क्यू टूल से 1-2 पिक्सल का प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कई बार क्या होता है कि हमें काफ़ी जूम करना पड़ता है फिर हम प्रॉपरली सेट कर पाते हैं। तो सिंपल सा शेप टूल लिया, उस साइज का लिया और रूलर के साथ अटैच कर दिया। अब इस शेप की नीड नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया। तो अब ये जो इंटरनल जो एरिया है, अगर इसकी हम बात करें, इसकी साइज है 1170 पिक्सल। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें या ओवरऑल पैटर्न की बात करें, तो ये तो हो गई आपकी पीएचडी, यानी 1400 पिक्सल की। उसके अंदर कंटेनर की साइज़ हो गई 1200 पिक्सल, और उसके अंदर भी हम 15-15 पिक्सल का गैप दे देते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रीन की एज से टच ना होता है, तो थोड़ा लुक और अच्छा आ जाता है। अब जाके हम वेबसाइट की डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि एक गुड लुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं प्रॉपर वे में। तो ये हो गया थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। फाइन। अब आते फोर्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर कि क्या-क्या वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले हमें बनाना पड़ता है। फर्स्ट, जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं उसका ये बनता है एक वायरफ्रेम, देन डिजाइन, और थर्ड बनता है मॉकअप। अब मॉकअप हर केस में काम नहीं आता, उसकी भी बात हम करेंगे। वेबसाइट डिजाइन में वायरफ्रेम क्या रोल प्ले करता है,
कई बार आपके क्लाइंट ने आपको डिजाइन दी, फाइन, वायरफ्रेम कह सकते हो, ब्लॉक डायग्राम ही होता है जिसमें आपको जो डिजाइन इन द फ्यूचर बनाएंगे कि लोगो किस पोजीशन पे रहेगा, नेविगेशन किस पोजीशन पे रहेंगे, अगर आप होम पेज की डिजाइन बना रहे तो उस होम पेज में क्या क्या आएगा, वो सब पैटर्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं हमने WSCryptech की वेबसाइट ही बनानी है, wscryptech.com की ही वेबसाइट हमें बनानी है। तो उस केस में हम बताएं, जैसे क्लाइंट ने हमें बता दिया कि मेरी वेबसाइट में नेविगेशन होगा, मेरी वेबसाइट में स्लाइडर होगा, मेरी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा, कोर्सेस होंगे, ट्रेनिंग सर्विसेज होंगी, टेस्टिमोनियल होगा और फुटर होगा। यानी 6 से 7 पॉइंट हमें क्लाइंट ने बता दिए कि ये वेबसाइट बनानी है, मेरी IT कंपनी है और इस तरह के मॉड्यूल्स उसके अंदर रहेंगे। अब डायरेक्टली हमने डिज़ाइन बना के दिखा दी, हालाँकि कई बार क्या होता है कि डेवलपर डेवलपमेंट करके पूरा बना देते हैं, लेकिन जब मॉडिफिकेशन या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो उनको चेंजेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं डायरेक्टली डिज़ाइन बना के यानी फ़ोटोशॉप के डिज़ाइन बना के क्लाइंट को दिखाता हूँ, तो क्लाइंट ने अगर उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन या कोई मॉड्यूल कम या ज़्यादा करवा दिया, तो वो करने में टाइम लग जाता है। तो इनिशियल लेवल पे हम क्या करते हैं, क्लाइंट को देते हैं वायरफ्रेम। हर कंपनी में ऐसा पैटर्न हो ज़रूरी नहीं, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं। बट स्टैंडर्ड क्या होता है कि सबसे पहले हम क्लाइंट को देते हैं वायरफ्रेम। वायरफ्रेम में हम क्या करते हैं, सिंपल से ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि टॉप पे नेविगेशंस आएँगे, फिर आपका स्लाइडर आएगा, फिर जो-जो मॉड्यूल आते रहेंगे हम उसको वहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के तौर पे बनाते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे हमने नेविगेशन बना दिया, फिर अबाउट अस का पैनल बना दिया, देन सर्विसेज़ का बना दिया, कोर्सेज़ बना दिए, फिर टेस्टिमोनियल और फुटर बना दिया। इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना के हमने क्लाइंट को ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ही होता है, ज़्यादा उसमें कलर वगैरह नहीं फिल करते, उसमें हमने क्लाइंट को दे दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कई बार हम बना के दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में क्या किया था, सर्विस पहले मेंशन कर दी और फिर उसके बाद कोर्सेज मेंशन किए, और जब हम क्लाइंट को दिखाते तो क्लाइंट कहता है नहीं मुझे पहले कोर्सेज चाहिए और फिर सर्विसेज चाहिए, तो वो पोजीशन चेंज करनी पड़ गई। यानी कि डिजाइन बनाने के बाद हमें पूरी पूरी उसकी जो पोजीशन है चेंज करनी पड़ गई। हालांकि सुनने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन जब हम डिजाइन को पैटर्न वाइज बनाते हैं तो कई बार कलर कॉम्बिनेशन और काफी कुछ चेंज करना पड़ जाता है सिर्फ पोजीशन की वजह से, तो वो एक अलग टाइम लग गया। कई बार क्या होता है कि हमने जैसे पूरा डिज़ाइन बना के, जैसे इस डिज़ाइन में होम पेज की बात करें तो यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है। अगर इस डिज़ाइन की बात करें, WSCryptech की वेबसाइट की बात करें, तो यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है। लेकिन हम जब डिज़ाइन बनाते हैं, हमने क्लाइंट को जब कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ दिया डिज़ाइन को, तब वो कहता है नहीं मुझे होम पेज में कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं चाहिए। तो जब कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं चाहिए तो उसका बनाने का टाइम गया, अब नहीं चाहिए तो वो हटाने का अलग टाइम गया। तो ओवरऑल टाइम वेस्ट हो जाता है। कई बार हम जब डायरेक्टली डिज़ाइन बना के देते हैं या फिर ज़्यादातर केस में जब क्लाइंट कंफ्यूज होता है कि उसको होम पेज में क्या-क्या रखना है और क्या-क्या नहीं रखना है। तो अगर रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली क्लियर है तब तो डायरेक्टली डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर कई बार रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है या इनिशियल लेवल पे क्लाइंट भी कंफ्यूज रहता है, तो हम एक वायरफ्रेम बना के देते हैं, यानी एक ब्लॉक डायग्राम बना के देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में। तो क्लाइंट वो देख के उसी में बता देता है कि नहीं मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए या नहीं चाहिए, सर्विस की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कोर्सेज़ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, या कोई भी मॉड्यूल की बात करें कि उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। उससे होगा क्या कि क्लाइंट के फीडबैक पे अब काम करना सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम होगा या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का। कई बार पूरा वायरफ्रेम ही आधे घंटे में या 30 से 45 मिनट में बन जाता है, तो काफ़ी कम काम हो जाता है। अब हमारे पास पूरा विज़न है कि क्लाइंट को क्या चाहिए था और किस तरीके से हम आगे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, एक तरह से वेबसाइट की डिज़ाइन में वायरफ्रेम की बात हो गई, जो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आ जाता है वेबसाइट की डिज़ाइन, जो कि हम बनाएँगे। जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये पूरी डेवलप होके वेबसाइट है, लेकिन इसकी पहले डिज़ाइन बनती है, फिर इसको डेवलपमेंट में लाया जाता है। तो ये एज़ इट इज़ इसकी एक तरह से एक इमेज फॉर्मेट में या फिर पीएसडी फॉर्मेट में हमारे पास डिज़ाइन होती है, जो कि हम डेवलपर को देते हैं। वो होता है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है मॉकअप। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हो हर बार। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बना रहे हो। हो सकता है कि आपको कई बार खुद जैसे आप डिज़ाइन बनाते हो उसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप डिज़ाइन बना-बना के दे रहे हो और वो कंपनी ऑनलाइन उसको सेल कर रही है। जी हाँ, अगर आप जैसे खुद अगर डिज़ाइन बनाते हैं और उसको सेल करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन कई सारे प्लेटफ़ॉर्म मिलेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आईटी कंपनी
वेबसाइट PSD, ठीक है। तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे टेम्पलेट मास्टर, थीम फॉरेस्ट, थीम एक्सपर्ट, ऐसे दुनिया भर के मेरे पास वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां पे टेम्पलेट यानी जो आपकी वेबसाइट की जो PSD है वो सेल आउट होती है, ठीक है। तो कई लोग डायरेक्टली किसी डिजाइनर से नहीं बनवा के यहाँ से परचेस कर लेते हैं और परचेस करने के बाद अपने डेवलपर को दे देते हैं और वो डेवलपर उसको डेवलप करते हैं। फाइन। तो अगर हम किसी IT कंपनी में काम नहीं करके एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं और हमारे पास क्लाइंट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसा भी ऑप्शन कर सकते हैं कि हम जैसे इन वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर अलग अलग कैटेगरी की जो डिजाइन्स हमने बना रखी है उन डिजाइन्स को अपलोड करते हैं और उन डिजाइन्स को अपलोड करके वहीं से उसको सेल आउट करते हैं। तो हुआ क्या, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारी जो क्रिएटिविटी, हमारी जो डिजाइन है हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाली और वहां से हम अलग अलग कस्टमर को सेल आउट करते हैं। और ये काफी बड़ा एक मार्केट है जहाँ पे PSD सेल आउट होती है। फाइन। तो वाया फ्रेम आपने बना दिया था, डिजाइन आपने बना दी, लेकिन जब भी आप बात करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करने की, तब हमें मॉकअप्स की नीड पड़ती है। कैसे? जैसे अभी मैंने लिखा था IT कंपनी PSD टेम्पलेट, तो मेरे पास एक वेबसाइट खुल गई थीम टेम्पलेट मॉन्स्टर। फाइन। इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कई सारी थंबनेल बनी हुई है जो रिप्रेजेंट करती है कि वेबसाइट का लुक कैसा आएगा। तो ये एक तरह से मॉकअप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं एक इस वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ और एक इस डिजाइन को भी मैं ओपन कर देता हूँ। तो फर्स्ट डिजाइन में अगर आप देखेंगे तो इस वेबसाइट का जो लुक है, यानी जो थीम का कलर है वो ऑरेंज और येलो को थोड़ा मिक्स करके बनाया हुआ है और उसका जो लुक है वो आप यहाँ पे थंबनेल में ही डायरेक्टली देख रहे हैं। तो ये देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने थंबनेल यानी कि उस वेबसाइट के पूरी इमेज का एक थंबनेल बना दी, जिसको कह सकते हैं मॉकअप बना दिया और यहाँ पे पहले ही दिखा दिया। तो अगर मैं या कोई कस्टमर या कोई एंड यूजर इंटरेस्टेड होगा तो ऑब्वियसली वो इसको ऐड टू कार्ट करेगा और परचेस करेगा। सेकंड डिजाइन देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने अपनी पूरी डिजाइन का एक मॉकअप बना दिया, जिसमें उस पूरी वेबसाइट का लुक कैसा आएगा वैसा इन्होंने एक तरह से शो कर दिया। तो अब यहाँ पे इनको अगर परचेस करना है, सीधा कस्टमर आएगा या फिर एंड यूजर आएगा, ऐड टू कार्ट करेगा और परचेस कर लेगा। यानी एक हो गया वाया फ्रेम, जब क्लाइंट को पूरी डिटेल नहीं पता होती है या हमें आइडिया नहीं होता कि किस ब्लॉक का क्या पोजीशन रखनी है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या सेट करना है, तो वाया फ्रेम दे दिया, उन्होंने ओके कर दिया। उसके बाद हम बनाते पूरी डिजाइन जो कि डेवलपर के लिए होती है, और अगर ऑनलाइन कहीं पे डिस्प्ले करना होता है तो उसके लिए बनाते हम मॉकअप्स। तो मॉकअप्स को हम यूज लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करते हैं और कई बार ये काफी अच्छा रिसोर्स बन जाता है इनकम का। कई बार पार्ट टाइम ऑप्शन भी रख सकते हैं और कई टाइम यह फुल टाइम ऑप्शन भी हो जाता है, क्योंकि इसमें काफी हद तक ग्रोथ है। तो आप अपनी वेबसाइट की या अपने कस्टमर की वेबसाइट की आप अलग-अलग डिजाइन बना के ऑनलाइन भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर इन द फ्यूचर बात करें तो हम वाया फ्रेम बनाना भी सीखेंगे इस पूरी सीरीज में, हम वेबसाइट की डिजाइन बनाना भी सीखेंगे और हम मॉकअप्स बनाना भी सीखेंगे, ताकि फुल फ्लैश हम वेबसाइट डिजाइन बना के अगर ऑनलाइन सेल करना चाहे तो वो भी हम बात कर सकें। तो ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वेबसाइट डिजाइनिंग की सीरीज में, जिसमें हमने स्किन कंपेटिबल डेवलपर का ध्यान और क्रिएटिविटी, इन तीन कॉन्सेप्ट को लेके हम हर छोटी-छोटी चीज़ का कैसे ध्यान रखेंगे वो बात की थी। तो ओवरऑल वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो डिज़ाइनिंग का एक सीरीज़ चलेगी उसका ओवरव्यू इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको हर बारीक चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है या माइनर सा कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो आगे वीडियो बनेंगे उनमें हम वाया फ्रेम्स, वेबसाइट की डिजाइन, प्रैक्टिकली और मॉकअप, इन तीनों को बनाएंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर आगे और भी वीडियो आएंगे एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर। तो उनकी अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।